हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारी इस फिजिकेम एकेडमी में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है थर्मोडायनेमिक लॉज और कुछ गैस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज पीवाईक्यू लेक्चर का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे कार्नोट इंजन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंक्लूडिंग एंट्रोपी। तो आशा करता हूँ आप बिल्कुल तैयार होंगे, आपके पास हथियार लेके बैठे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जेस्ट 2012 से लिया गया है, जिसमें क्या कहा है उसने, इफिशियंसी ऑफ परफेक्ट रिवर्सिबल हीट इंजन दैट इज कार्नोट हीट इंजन वे पूछी है, ठीक है, इज इक्वल टू। अब जब मुझे इफिशियंसी निकालनी है तो मुझे एटलीस्ट दो टेम्परेचर पता होने चाहिए। दो टेम्परेचर उसने दे रखे हैं, एक है मेरा टेम्परेचर टी और एक है मेरा एब्सोल्यूट जीरो। तो यहाँ पे मैं इसको लूंगा तो T2 मेरा ऑब्वियसली जीरो होगा, और ये कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। जीरो बाय एनी नंबर इज जीरो, सो आपकी इफिशियंसी निकल के आएगी 1। तो देखिए अब जेएस में भी कितना इजी क्वेश्चन पूछा था ये 2012 में। उसके बाद इस क्वेश्चन को तो आप रट लेना, घोट के पी लेना कि कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन आइस टेम्परेचर और स्टीम टेम्परेचर, इसके बीच में ये इंजन काम कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी। बस सीधे से बात, नो बकवास, इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा दिया। फाइनाइट मतलब ये T2 क्या होगा, एक चीज आपको पता है, T2 हमेशा T1 से बड़ा छोटा, T2 छोटा रहेगा T1 से, ठीक है। तो यहाँ पे आइस टेम्परेचर हमेशा छोटा है, तो ये चीज। अब यहाँ पे देखिए, जल्दबाजी में इसको गलती से भी 0/100 मत लिख देना और इफिशियंसी 1 मत निकाल के आना, क्योंकि यहाँ पे उसने खेला है डिग्री सेल्सियस से। आपको वो थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे ही बेवकूफ बनाएगा, वो आपको टेम्परेचर दे देगा डिग्री सेल्सियस में और फिर वो कुछ पूछ लेगा। जैसे काइनेटिक थ्योरी में भी आपको मैं ये चीज बता चुका हूँ। तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करिएगा, इसके बाद ही आप सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके आंसर जो आता है ये निकल के आता है, इसको आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन अभी तो मुझे BHU 16 से ही लिखा है, लेकिन मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन एटलीस्ट 2 से 3 बार और रिपीट हुआ है। अब उसको देख लीजिएगा। अब और चीज उसने पूछ ली है, सेम ही चीज पूछी है उसने कि एक रेफ्रिजरेटर है जो दो टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहा है, 250 और 300, ये दो रिजर्वायर का टेम्परेचर है। अब उसने पूछा है कि जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो 500 जूल कर रहा है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, तो हाई टेम्परेचर वाला कितना होगा। बस फॉर्मूला लगा दो, ये रिलेशन लिखवा के दिया था आपको, लगाया, आपको Q1 फाइंड आउट करना था, ये Q1 आपका आ गया। अब यहाँ पे आमतौर पे हमने ईटा के फॉर्मूले देखे थे, जो भी कुछ फाइंड आउट करना था वो आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर भी पूछ सकता है। वो क्वेश्चन मुझे मिले नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन पीवाईक्यूज में है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। और एक पीवाईक्यू में बेहतरीन क्वेश्चन था, जैसे दो, थोड़ा सा जगह अगर मुझे मिल जाए, हाँ, कि जैसे ये एक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको ऊपर से Q1 हीट आ रही है T1 टेम्परेचर पे, यहाँ पे वर्क करके आपको Q2 हीट उसने एब्जॉर्ब की रिजर्वायर ने, यहाँ पे ये रिजर्वायर था जिससे आपको हीट सप्लाई हुई। ये वर्किंग बॉडी, वेस्ट बंगाल नहीं, ये वर्किंग बॉडी है। तो उसने बॉडी ने एब्जॉर्ब करके यहाँ पे ये जो कोल्ड रिजर्वायर था उसने एब्जॉर्ब किया। अब उसने कहा कि कोल्ड रिजर्वायर से उसने जो Q2 हीट ली थी उसको एब्जॉर्ब किया, ये वर्किंग बॉडी के ऊपर काम किया, और इससे भी कोल्ड को उसने सप्लाई कर दिया, कोल्ड रिजर्वायर टू, जिसका
तो अब यहाँ पे इफिशियंसी बताओ। इसमें इफिशियंसी कुछ भी नहीं, ये बीच वाली जो भी सिस्टम है, इस वर्किंग बॉडी से लेके इस वर्किंग बॉडी तक, इसको आप पूरा ही निगलेक्ट कर दोगे और सीधा लिख के आओगे इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - T3/T1। नो कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं, सीधा डायग्रामेटिकली इसको सॉल्व कर देना। और ये पूछा था कि क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, बीएचयू ने 2015 में पूछा, 16 में भी पूछा। तो ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, इसको आप सीधे याद ही करना है, फॉर्मूला है बेसिकली। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो बीएचयू ने 2012 में पूछा, 2007 में जैम ने पूछा। ऐसा ही क्वेश्चन एचसीयू में भी 2 बार पूछा गया है, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा सा वेरी था वो क्वेश्चन। सेम एंटिटी नहीं थी, लेकिन वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में था कि जहाँ पे पूछा था कि हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कुछ इस तरह से। तो अब एंट्रोपी फाइंड आउट करो टेम्परेचर डिपेंडेंट, बस इक्वेशन लगाइए। डी क्यू बराबर टी डी एस, ये आपको पता है, और डी क्यू होता है एम सी वी डी टी या एन सी वी डी टी। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो आप उनको एन को 1 मान लो, बस वैल्यू डाल दी दोनों। सीवी जो है वो दिया था, सीवी की वैल्यू डाली, टी से टी गया और इंटीग्रेट मार दिया, ये आपका आंसर निकल गया आगे। यहाँ पे वेरी करने वाली चीज बस यही है, इस फैक्टर को वो वेरी कर देगा और टेम्परेचर डिपेंडेंस सेम पूछेगा, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम आ जाएगा आपका। अब ये जेएनयू ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज काफी अच्छी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसका मतलब आपको पूछा है कि उसने जो भी स्टेट फंक्शन है उसे फाइंड आउट करो, ना कि पाथ फंक्शन को। स्टेट फंक्शन हमको फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है पाथ फंक्शन के दो ही एग्जांपल थे, वर्क और हीट। जहां पर भी जिस भी इक्वेशन से आपका ये निकल के आता है वो आपके ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी आपके ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अब पहला ऑप्शन देखिए, इंटीग्रल पी डीवी, ये मुझे देगा वर्क, ऑप्शन नहीं होगा। डी क्यू मतलब ये तो हीट होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। डी क्यू बाई डी टी ये मुझे देगा एंट्रोपी, और इससे क्या निकल के आता है मुझे भी पता नहीं है। तो जब आप श्योर नहीं हो इसको छोड़ दीजिए, एंट्रोपी आपको ऑप्शन निकल के आएगा। देख रहे क्वेश्चन कितना अच्छे से डिजाइन कर रखा था उन लोगों ने। अगला क्वेश्चन है जो जेएनयू में 2010 में पूछा, आईआईएससी ने 2009 में पूछा और बीएचयू ने 2011 में पूछा। तो 3 साल बैक टू बैक ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आया था। अब उसने क्या पूछा कि एक मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, ठीक है, एन नंबर से, वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन में जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हुआ है। ये चीज अब तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और एक्सपांशन है आइडियल गैस का, जो इनिशियल वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक गया है। अब चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? चेंज इन एंट्रोपी का सीधा फॉर्मूला मैंने लिखवा के दिया था, तो एन के बी लॉन V2/V1। बेसिक सा क्वेश्चन है, इस जीरो को देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन जेस्ट 2014 से लिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें पूछा है उसने कि एक 100 ओहम का रेजिस्टर है जिसने 1 एम्पियर करंट कैरी करता है और टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, जो मेंटेन करके रखा है मैंने। अब बताइए कि एंट्रोपी कितनी इंक्रीज होगी, क्या होगा, क्या रेट होगा इंक्रीज का। तो यहाँ पे 2-3 चीजें जो है यूज हुई है। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इक्वेट करना है थर्मल एनर्जी से। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है I² RT, ये आप पढ़ते हुए आए।
और थर्मल एनर्जी है आपका TDS। बस आपको, और आपको चीज क्या बता देखनी थी यहाँ पे, रेट ऑफ एंट्रोपी इंक्रीज, मतलब DS/dt। तो इसका इक्वेशन आएगा I² R/T, इसी को रीअरेंज करके आया है। तो I की वैल्यू डाली, R डाली और T डाली, बस खत्म। 1/3 का आंसर निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इतने सारे एग्जाम में आ चुका था, सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं था, बस चेंज था इसका, बाकी हर चीज सेम थी। मतलब SU 12, 14, DU 15, 16 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या रिपीट किया है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था, ये शायद DU 2015 का उठाया मैंने क्वेश्चन। तो उसमें था कि एक 100 ग्राम का आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, जो मेल्ट हुआ है उसी टेम्परेचर पे वाटर में। तो अब मुझे बताइए एंट्रोपी चेंज कितना होगा कैलोरी पर केल्विन में। अब स्टेट चेंज हुए तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी उसने दे रखा था। तो बस जब भी आपको पता है कि स्टेट चेंज होती है, आपका हीट होता है ml, dQ/T कर दीजिए तो आपका निकल के आ गया एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज। बस m है आपके पास 100 ग्राम, L है 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये टेम्परेचर। अब ये हो गया, DU ने 15 में ये पूछा। 2016 में उसने क्या किया, इस 100 ग्राम की जगह पे 10 ग्राम कर दिया। HCU 2012 में 1 ग्राम था। अब यहां तक ये क्वेश्चन सेम है कि 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम। HCU ने 2014 में इसने थोड़ा सा चेंज किया, उसने इसको कर दिया 1 kg, इसको 79.8 कैलोरी ग्राम इनवर्स, मतलब कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसने बस एक चीज चेंज की कि DS फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ, बस कुछ भी नहीं, सेम क्वेश्चन। यहां तक आपका आंसर बिल्कुल सेम है, उसका भी आंसर 29 ही आएगा। बस इसको जो है आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4.18, तो जो आंसर निकल के आएगा लगभग 1221 या 1220 जूल पर केल्विन, ये उसका आंसर था। कुछ भी चेंज नहीं, सेम क्वेश्चन, सेम क्वांटिटी, सेम चीज रिपीट हुई 4 बार, वो भी कंटिन्यू 4 सालों में। अब इसमें चेंज क्या करेगा वो बोल देगा सेम अमाउंट लिक्विड का, आइस की जगह पे वाटर बोल देगा, यहाँ पे वाटर बोलेगा, और वो हुआ है वेपराइज। लेटेंट हीट ऑफ वेपर आ जाएगा आपका 540 कैलोरी पर ग्राम। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अगर आइस की जगह पे वो कोई और लिक्विड, मिथेनॉल लिख देगा, इथेनॉल लिख देगा, ग्लिसरीन लिख देगा, ग्लिसरॉल लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, आप वहां पे घबराएंगे नहीं, इस चीज को यूज करेंगे। हो सकता है वो क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछ ले आपसे कि वो मेल्ट होके ये बना है, यहाँ से उसने वो किया है, वहां से हीट ट्रांसफर हुई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंदी क्वेश्चंस भी आपको PYQs में मिल जाएंगे। और ये जो है अगला क्वेश्चन था, ये लेक्चर में मैंने बताया था क्वेश्चन आपको कि TS डायग्राम फाइंड आउट करनी थी कार्नोट इंजन की। आपको प्रेशर वॉल्यूम वाला पता है, ये प्रेशर वॉल्यूम जैसा है, ये PV है, तो TS में क्या होगा, ये इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
और अगला जो क्वेश्चन है वो है मेरा, ये जैम में पूछा था बेसिकली क्वेश्चन, BHU से लिया गया। यहाँ पे फिर चेंज इन एंट्रोपी पूछी थी, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की, जहाँ पे वॉल्यूम मेरा हुआ है डबल। बस जो ऊपर फॉर्मूला हमने यूज किया था पिछले इक्वेशन में, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर लिया और आंसर आ गया मेरा ये। और ये जो है, ये इस हीट इंजन का आखिरी क्वेश्चन, जिसे कहा है नर्स्ट हीट इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको कौन सा लॉ कहते हैं, उसे थर्ड लॉ कहते हैं। ये लेक्चर में लिखवा के दिया था आपको। तो इस तरीके से हमने ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और इसी लेक्चर में मैं आपको मैक्सवेल्स इक्वेशन और फेज ट्रांजिशन के भी क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो बाकी जितने भी इस लेक्चर में जो भी आपके एंट्रोपी या अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन और वो सब निकालने के क्वेश्चन से आप PYQ में ढूंढ के उसको सॉल्व कीजिएगा। आपको डिफिकल्टी आती है तो ग्रुप्स में पूछिए, हम वहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशंस दे देंगे। अब हम लिखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन और फेज ट्रांजिशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो है वो जैम 2016 में पूछा था कि इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इससे डिनोट होती है। तो अब बताइए कौन सा रिलेशन सही होगा। तो आपको पता है TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। तो DU के लिए ये इक्वेशन हो गया गलत। उसके बाद आपका जो है H, वो होता है U प्लस PV। इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा DH इज इक्वल टू DU प्लस PdV प्लस VdP। इसको आप लिख सकते हो TDS, तो ये निकल के आएगा TDS प्लस VdP। और यही मेरे ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो MCQ सेक्शन में पूछा था, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा बाकी ऑप्शन को चेक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये MSQ में होता तो मुझे C और D भी चेक करने पड़ते क्या है। भाई जब MCQ में पूछा था तो ये एक ही ऑप्शन इसका सही था। अब उसने पूछा है कि इन आइसोबारिक प्रोसेस हीट इनटेक, या मतलब इनटेक इसको बोल दीजिए आप, हीट ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर होगा या किसके चेंज के बराबर होगा। तो क्या वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बराबर होगा, गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होगा, या इंथैल्पी के बराबर होगा। अभी देखते हैं ऊपर। तो मेरा, अगर मैं इस प्रोसेस को देखता हूँ, ये अगर ये इक्वेशन गलत भी है तो साइन में गलत होगा, प्लस माइनस में, बाकी क्वांटिटी सेम होंगी। तो इसका यूज करके अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये तो पूरा ही गलत था, या पूरा ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि DF जो होगा वो V और T का फंक्शन है। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर हीट इनटेक जो है वो टोटली किस फ्री एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये जो, अगर ये VdP डिपेंड करता है तो ये चीज जीरो हो गया आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। SDT को आप सोनली हीट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हीट आपका TDS होता है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा H। अगर H की जगह पे वो U लिख देता तो आप नन को टिक करके आओगे, बट नन ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता है। उसके बाद उसने पूछा है कि चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब उसने कहा है कि पहला स्टेटमेंट है, मैंने बोल रखा हो कि जो भी ये सारे स्टेटमेंट एक बार पढ़ने हैं, फिर किसी कंक्लूजन के ऊपर आना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी इन ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों रहेगी या क्या होगा,
तो अब सबसे पहले ये देखिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब डी क्यू मेरा जीरो, डी क्यू जीरो है तो डी क्यू बाई टी ये भी जीरो, ये जीरो है इसका मतलब मेरा डी एस जीरो, डी एस जीरो मतलब एस मेरा कांस्टेंट। पहला स्टेटमेंट सही है। अब उसने कहा है, अब ऊपर के क्वेश्चन में हमने दिखा था ये स्टेटमेंट, तो इसको फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होती है उसके अंदर एंथैल्पी इक्वल रहती है, ये चीज बिल्कुल सही है, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस रहता है। तो बचा ऑप्शन आपका बी। उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन के ऊपर ये सीधा क्वेश्चन था कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी वर्सेस वी कीपिंग एज कांस्टेंट क्या होगा। एक चीज मैंने बोली थी, आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे, टी डी एस इज इक्वल टू पी डी वी। जब एस के नीचे वी या वी के नीचे एस आता है उस टाइम आपका इक्वेशन दोनों साइड पॉजिटिव रहेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक माइनस साइन आएगा। तो अब देखिए कि टी के नीचे वी है, टी के नीचे वी है मतलब माइनस साइन आएगा, ये ऑप्शन गए। अब देखिए क्या होगा। अब चार वेरिएबल्स हैं, दो यहाँ पे है तो दूसरे दो ही मुझे ढूंढने हैं, एक वेरिएबल रिपीट नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन निकल के आया। इसमें टी की जगह पे एस बोल दीजिए, टी बोल दीजिए, पी बोल दीजिए, वी बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हो आप। चीजों को इसी फॉर्म में वो पूछेगा। ये क्वेश्चन एचसीओ में काफी रिपीट हो चुके हैं, एचसीओ के पीवाईक्यू खोल के इसको ट्राई कीजिए और क्वेश्चन। एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ, ये फिर एचसीओ ने पूछा है क्वेश्चन छोटा सा। आइए चलिए ऊपर, ये इक्वेशन देखिए क्या है, डी एच इज इक्वल टू वी डी पी प्लस टी डी एस। यहाँ पे देखिए डी एच इज इक्वल टू वी डी पी प्लस टी डी एस। अब ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब वो जो केमिकल पोटेंशियल वाला डिटेल इक्वेशन है उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, और सभी में एन है तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि ये डी एच जो है वो डीपी और डीएस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आइसोबारिक प्रोसेस होगी तो ये टर्म जीरो, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होगी या एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो ये टर्म जीरो। तो ये जो फंक्शन है ये किसका है, पी और एस का। अगर वी और टी चेंज भी होते तो कोई मतलब नहीं बनता, चेंज हो जाए मैं उसको आइडियल गैस इक्वेशन लगा के कन्वर्ट कर दूंगा। तो एंट्रोपी प्रेशर और एन का ही फंक्शन हो गया। एंथैल्पी की जगह पे इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, कुछ भी पूछ सकता है। और ये जैम का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के लिए आप मैक्सवेल्स इक्वेशन के मेरे नोट्स देख लीजिएगा, ये सारे इक्वेशन वहां पे डिराइव कर दिए हैं, ये आपको वे बताया है कि कैसे डिराइव होते हैं। ये फेज ट्रांजिशन के ऊपर क्वेश्चन है कि क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होगा, तो इसको भी जरूरत नहीं है डिराइव करने की, डिस्कस करने की। उसी गैस इक्वेशन का यूज करके अब उसने कुछ चीजें पूछी थी एचसीओ में 2015 में। ये फॉर्मूला भी दे रखा था, ये लिक्विड गैस ट्रांजिशन के लिए था, कि जहाँ पे वीजी बहुत बड़ा होगा, ये ऑब्वियस बात है। तो जब ये काफी बड़ा होगा तो आप इस इक्वेशन को बस इसके इक्वल भी मान सकते हो। और लेटेंट हीट वन है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब उसने पूछा सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब पी बराबर क्या होगा। ये तीन चार ऑप्शन दे रखे थे तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। मेरा dp बाई डी टी निकल गया है वन बाई टी वी डी। अब आइडियल गैस लगा के मैंने v को चेंज कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे dv की कोई टर्म नहीं है, मुझे प्रेशर के फॉर्म में चाहिए, मैंने चेंज कर दिया, इसको इंटीग्रेट मार दिया। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में आपको माहिर है, तब मैंने आपका काफी अच्छा मैथमेटिकल का कोर्स चलाया था, तो बस इसको सॉल्व कर दिया आपने, ये आपका निकल के आया है।
और ये आखिरी क्वेश्चन है आज के दिन का। तो इसमें कहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड अमोनिया, ये बड़ा ये दे रखा है, और लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर उस मतलब प्रेशर भी दे रखा है। दोनों वेपर प्रेशर मुझे पता है। तो मुझे उसने कहा है कि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करके दो। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपके तीनों फेजेस कोइंसाइड करते हैं। तो जब तीनों कोइंसाइड करते हैं तो वहां पे दोनों मतलब जितने प्रेशर है सब सेम रहेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों सेम रहेगा ट्रिपल पॉइंट पे। बस इक्वेशन आ गया आपका आंसर, कुछ था ही नहीं इसमें। तो ऐसे ही हंसी मजाक में ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपने काफी कुछ सीखा होगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से। और सारे क्वेश्चंस तो मैं आपके नहीं करवा कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर बताऊंगा कि अगर आपको इनमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप ग्रुप्स में पूछिए। ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा सब। ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो गए, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं हूँ, तन्मय है, आशु है, हम सब लोग मिलके ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। और आपके जैसे आपके दोस्त भी उसी ग्रुप में है तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन होगी। तो अभी हमारा केटीजी और थर्मो का पूरा खत्म हो चुका है। इसी के साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स भी हमारा कवर हो चुका है। मॉडर्न फिजिक्स में एक पार्ट एसटीआर का है जो बचा हुआ, उसका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और फिर हम उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिएगा और डाउट्स उठाते तो पूछते रहिएगा।